नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। और पहले इसको समझ लेते हैं बोर्ड पैटर्न क्या है। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास का है ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु। बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार ये मात्र 2 नंबर का चैप्टर है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो 1 नंबर आएगा वो वैकल्पिक क्वेश्चन आएगा। वैकल्पिक का मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक पर टिक करना है। और 1 नंबर जो आएगा वो अति लघुरात्मक आएगा। ठीक है, इसका मतलब मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। इसका मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, तो ज़्यादा आपको इसमें थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ना है इस प्रकार। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैव अणु, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जैव मतलब सजीवों में पाए जाएंगे। अणु का मतलब होते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक होंगे। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक है। तो सजीव में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन के अपने मूल आधार हैं, जीवन जीने के मूल आधार होते हैं, कोमा बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा होगी कि सजीव में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन के मूल आधार होते हैं, कोमा जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, मेरी लैंग्वेज को आप सुनना, जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। यह आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो यह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। देखो, जैव अणु चैप्टर में ऐसे कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जो अपने जीवन के मूल आधार हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए। ठीक है, पहला अगर अपन देखना चाहें तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कैसे नाम पड़ा इसका शुरुआत में, कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट, तो हाइड्रेट का मतलब जल है। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स इसके नाम से पड़ा है। तो हाइड्रेट का मतलब होते हैं जल के अणु, कार्बन और जल होंगे, इसमें CX और H2O के Y होंगे। शुरुआत में इसी डेफिनेशन देखी थी, क्लासिकल डेफिनेशन यही है, पुरानी डेफिनेशन इसकी, कि जिसमें कार्बन हो और H2O के मॉलिक्यूल हो उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक ये हो गया। फिर इसमें प्रोटीन भी पढ़ेंगे अपन, प्रोटीन के बारे में समझेंगे कि क्या प्रोटीन होते हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक अम्ल में, जिसमें RNA आ जाएगा और DNA आ जाएगा। फिर कुछ विटामिन भी पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर के रहेंगे विटामिन और एंजाइम्स। तो बायोकेमिस्ट्री में अपन इस चैप्टर में बायो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, बायो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे। और बायो ऑर्गेनिक में भी मुख्यतः जो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये लिपिड्स, विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम ये थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, ये अपन देखेंगे, थोड़े हैं ये, मतलब मात्र यूँ कहें कि 2-2 मिनट के हैं। बाकी मेन मुख्यतः जो वर्णन होगा कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से निश्चित आएगा, दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट निश्चित है कि ऐसे शब्द पड़ा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से, कि जिसकी संरचना आपको CXH2O मिलेगी। तो ये है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ये होता है सूत्र C6H12 और O6। संरचना में डिफर है, बाकी इनका अणुसूत्र सेम होता है, C6H12 O6। तो देखो इसमें H2O को कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब C6 और H2O की पावर H2O भी कितने हो गए, 6। तो देखो इस फॉर्मूले को ये क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट है। इससे सुक्रोज भी इस फॉर्मूले को देखो वेरीफाई कर रहा है, C12 और H2O 11। तो ये X हो गया और ये Y हो गया। इसका ये भी इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते, जैसे एसिटिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी देखो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, फिर भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका ये डेफिनेशन फेल होगी कि जिसका फॉर्मूला CH और H2Y होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो गया। ऐसे भी आगे एक एग्जाम्पल और है रेमिनोस का, देखो हिंदी में लिख देता हूँ। रेमिनोस, रेमिनोस क्या है, ये C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन देखो ये H2O इसको फॉलो नहीं कर रहा, CXH2O कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। भाई जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो फॉलो कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशन सही नहीं है। फिर मॉडर्न डेफिनेशन आई, तो मॉडर्न डेफिनेशन ध्यान रखना क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक चीज़ आपको पता मिल गई कि एक प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी इसमें, 1 नंबर ये चीज़। 2 नंबर पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह, बहुत सारे OH समूह इसमें होंगे। तो 2 नंबर इसमें मिला कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। अब आगे संरचना देखेंगे तो पता दूंगा मैं कि कैसे पॉलीहाइड्रोक्सी है। और 3 नंबर, या तो ये इसमें एक एल्डिहाइड समूह होगा,
या इसमें एक कीटोन समूह, या बोल रहा हूं दोनों साथ में नहीं होंगे। तो ये तीन चीजें जिसमें भी मिल जाए जिस भी यौगिक में, वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। या ये सब किसी भी यौगिक के जल अपघटन से भी प्राप्त हो सकता है, लिखा ना, प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर कोई भी यौगिक जल अपघटन के पश्चात ये शब्द दे तो भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डी ग्लूकोज, और ये देखो डी और एल, हालांकि ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि ये ऑप्टिकली ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है ना, ये किसी खास यौगिक के नाम से ये डी और एल पढ़ा है, बाकी इनका जो है इस संरचना से लेना कोई देना नहीं है। बाकी अपन इसमें ज़्यादातर डी ग्लूकोज ही शब्द रखेंगे, एल पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज हमेशा पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, और हमें पता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है वो हमेशा क्या होता है, डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो इस वजह से ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ध्यान रखना फ्रेक्टोज लेवो रोटेटरी है। आपको फ्रेक्टोज के आगे माइनस देखने को मिलेगा और ग्लूकोज के आगे आपको हमेशा प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट की कुछ क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो तो फ्रेक्टोज हो सकता है। ऐसे रिड्यूसिंग नेचर, ध्यान रहे ये स्टार लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। देखो रिड्यूसिंग को हिंदी में बोलते हैं अपचाई शर्करा, क्या बोलते हैं, अपचाई शर्करा, और इसको बोलते हैं अनअपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा। पहले परिभाषा बता देता हूँ कि जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अपचयित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचयी शर्करा। जो इनको अपचयित नहीं कर पाते वो कहलाते हैं अनपचयी शर्करा। सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, तो सारे के सारे मोनोसेकेराइड जो हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रेक्टोज हो गया, ठीक है, गलेक्टोस हो गया, ठीक है, और ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स। और डाइसेकेराइड भी किसको छोड़ते हुए, सुक्रोज को छोड़ते हुए। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, तो सुक्रोज इसमें नॉन रिड्यूसिंग में नहीं है। बाकी देखो फ्रेक्टोज हैं, ग्लूकोज हैं, माल्टोस है, लेक्टोस है। तो सुक्रोज और पॉलीहाइड्रोक्सी आगे हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। तो सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड तो किस में है, नॉन रिड्यूसिंग में। बाकी मोनोसेकेराइड सारे के सारे, और डाइसेकेराइड किसको छोड़ते हुए, सुक्रोज को छोड़ते हुए, वो किस में है, रिड्यूसिंग नेचर में। तो मेन आ सकता है कि जैसे ऐसा एक एबीसीडी दे दिया जाए कि निम्न में से अपचयी शर्करा नहीं है, और आपको दे दिया ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, माल्टोज और एक दे दिया सुक्रोज, तो आपको वहाँ टिक करना है सुक्रोज अपचयी शर्करा नहीं है। अपचयी शर्करा के आगे हम संरचना के आधार पर देखेंगे क्या है कि अपचयी शर्करा किसे कहेंगे, जिसमें जिस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ईथर बॉन्ड बोलते हैं इसको, और उस कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, उस कार्बन पर OH होगा। तो जिस भी एक कार्बन पर, ध्यान रखना, एक सिंगल कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिल जाए, ईथर बॉन्ड बोलते हैं इसको, ईथर, क्योंकि ये आगे कार्बन से ही जुड़ेगा। तो जिसमें ये देखो ईथर बॉन्ड हो, हाइड्रोजन हो, OH हो, तीनों उपस्थित हो, ईथर, हाइड्रोजन और OH बॉन्ड उपस्थित हो, वो अपचयी शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, अपचयी। सुक्रोज में ये किसी भी कार्बन पर ऐसा नहीं है, इस वजह से ये अनपचयी शर्करा है। नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर भी कह सकते हो ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, और अगर एल्डो हो तो एल्डो हेक्सोस हो जाएगा, किट्टो हो तो किट्टो हेक्सोस हो जाएगा, ऐसे। और जैसे एल्डिहाइड उसमें ग्रुप होगा तो उसके आगे एल्डो शब्द जुड़ जाएगा, किट्टो उसमें समूह होगा तो किट्टो जुड़ जाएगा, और टोटल कार्बन अगर 6 होंगे तो हेक्सोस हो जाएगा, 5 होंगे तो पेंटोस हो जाएगा। इस प्रकार इसको दिखाया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण, हाइड्रोलाइसिस। तो मोनोसेकेराइड जो है इनका फर्दर अपन क्या नहीं कर सकते, जल अपघटन नहीं कर सकते, तो उनको और अधिक जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, इस वजह से ये मोनोसेकेराइड है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, राइबोस। ओलिगोसेकेराइड में जल अपघटन के पश्चात ये 2 से 10 यूनिट देते हैं, किसकी, मोनोसेकेराइड की, किसकी, मोनोसेकेराइड की 2 से 10 यूनिट देते हैं, इस वजह से इनको ओलिगो बोलते हैं। ओलिगो को आगे और भागों में बांटा गया है, जैसे डाइसेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड हो गया, टेट्रासेकेराइड हो गया, ये आगे और बांटा गया है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोस हो गया, लेक्टोस हो गया, ठीक है, ये भी अपन ने देखा था। और पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिट देगा, मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा यूनिट होगा, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। इस प्रकार इनके एग्जाम्पल याद रखिए। अब मोनोसेकेराइड में एल्डोहेक्सोस 6 कार्बन वाले पढ़ेंगे, जिसमें ग्लूकोज है, ये अपन इसमें थोड़ा सा, हालांकि ग्लूकोज और गलेक्टोस देखेंगे, ध्यान रहे, गलेक्टोस और ग्लूकोज में कोई फर्क नहीं है। देखो ये इनकी संरचना दे रखी है कि ये ग्लूकोज है। अभी आप इसको फ्रेगमेंट संरचना बताऊंगा चक्रीय, अभी आपको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि ग्लूकोज और गलेक्टोस में क्या फ़र्क है, एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। आप इसकी संरचना को देखोगे, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, ये 6 नंबर कार्बन है। ऐसे इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 नंबर कार्बन है, और ये 6 नंबर कार्बन है। 4 नंबर कार्बन में ही फ़र्क है, देख लो आप इसकी संरचना, और कोई फ़र्क नहीं है।
तो 4 बन कार्बन कार्बन, इसमें OH नीचे है और इसमें OH ऊपर है, बस। तो इसका मतलब ये C4, और इस संरचना को बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं? एपीमर। तो ये C4 एपीमर होते हैं कौन? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नंबर कार्बन में फर्क आता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो 4 नंबर कार्बन में फर्क है। ठीक है, फ्रक्टोज की संरचना आगे देखेंगे। फिर प्रिपरेशंस, ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं, तो अपन ये पढ़ के आए हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया में। सुक्रोज का क्या करा सकते हो आप? जलावघटन करा सकते हो, सुक्रोज, शर्करा। ठीक है, सुक्रोज या शर्करा का क्या करा सकते हो? जलावघटन करा दोगे तो ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि औद्योगिक विधि बताओ, औद्योगिक विधि बताओ किसकी? ग्लूकोज उत्पादन की। तो औद्योगिक विधि क्या है? स्टार्च है। स्टार्च का आपको एन यूनिट लेना है, ये मतलब ये स्टार्च का अणुसूत्र है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है NH2 के साथ। ये थोड़ा सा -1 नहीं आएगा, NH2 आएगा और ये आपको N यूनिट देगा ग्लूकोज की। किसकी देगा? N यूनिट ग्लूकोज की। किसकी प्रेजेंस रखनी है? डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड H2SO4, दोनों में से एक लेना है। इतना टेम्परेचर रहना चाहिए 393 केल्विन, और 2 से 3 एटीएम प्रेशर रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर ग्लूकोज का एविडेंस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज में कैसे पता चला कि 6 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं स्ट्रेट चेन में, और इसमें कितने OH हैं। देखो ये क्वेश्चन आया भी था, अभी मैं बताऊंगा कि 5 OH हैं। कितने OH हैं? तो 5। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बताए कितने? 5 हैं, और 1 CHO समूह है। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से पता चला है, जो अपन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22। अब कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट चेन में 6 के 6 कार्बन? तो इसका क्या कराना है? अपचयन कराना है HI की उपस्थिति में, या HI के साथ क्या कराना है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका अपचयन कर देगा ये। ठीक है, ये अपचायक हो गया, जो दूसरों का अपचयन करे स्वयं ऑक्सीकृत हो, तो ये अपचायक है। जब HI की उपस्थिति लेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इसका मतलब 6 के 6 कार्बन कौन सी चेन में जुड़े हुए हैं? स्ट्रेट चेन में। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एबेसिडत इससे नहीं बन सकता कि स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ये प्रूफ करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखी तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसे इसमें कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O उपस्थित है। ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, या हाइड्रोक्सिलएमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तब ऑक्सीजन बनेगा, और ऐसे HCN के साथ रिएक्शन करोगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। जो कीटो समूह अपन कीटोन में पढ़ के आए हैं, और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में पढ़ के आए हैं कि जो कार्बोनिल समूह की ये मुख्य रिएक्शन होती है, ये शो करता है। ठीक है, ये तो एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है, और ये जो है ये यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर अपन को कैसे पता चलेगा कि इसमें एक CHO समूह है? ध्यान रखना, एक CHO ही है, क्योंकि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड का मतलब होता है मृदु ऑक्सीकारक। तो जब मृदु ऑक्सीकारक लेंगे तो हमें पता है एल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो जब मृदु ऑक्सीकारक लेंगे, मृदु ऑक्सीकारक कौन है? ब्रोमीन जल, Br2+ जल लेते हैं, ये मृदु ऑक्सीकारक का काम करता है, तब ये एक COH बनेगा। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। तो जब ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाए मृदु ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, इसका मतलब एक CHO समूह इसको उपस्थित है, और जो कि COH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार ब्रोमीन वाटर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इसमें जो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कीटो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। देखो ये लिखा हुआ है कि एज कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में जो कीटो ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, एल्डिहाइड हो जाता है। इस वजह से पता चल गया इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। ऐसे अब प्रबल ऑक्सीकारक लोगे तो ये प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। तो प्रबल ऑक्सीकारक में ग्लूकेरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? देखो इसमें तो बनता है ग्लूकोनिक, देखो इसमें सब कोनिक आ रहा है। देखो तो ध्यान रखना कि जब भी आप कम मृदु लो तो आपका क्या कोनिक, तो वो शब्द याद रखना, कोनिक। ठीक है, मृदु में कोनिक हो गया, और केरिक कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कैरी करने वाला होगा, तो ये केरिक हो जाएगा। तो कोनिक और केरिक, तो ग्लूकेरिक और ग्लूकोनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये शो करता है कि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल भी है। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रबल था तो इसने 1 डिग्री एल्कोहल को भी, क्योंकि 2 डिग्री तो होता नहीं, 1 डिग्री एल्कोहल जो है COH में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है। तो प्रबल में से पता चला कि इसमें 1 डिग्री एल्कोहल भी है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया देखो, ये Ac2O का मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया तो वो एस्टर देता है, एसिड बनता है। इसने 5 एस्टर दिए। कितने एस्टर दिए? पेंटा। इसका मतलब इसमें कितने OH समूह हैं? 5, जिनमें सभी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक OH कैसा डिग्री है? 1 डिग्री, बस। ठीक है, इस प्रकार अपन को देखना है। तो इस प्रकार टोटल देखने के बाद पता चला कि इसमें 5 OH हैं, एक एल्डिहाइड समूह है, और इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर निकली थी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है।
और इसकी स्ट्रक्चर में OH किस तरफ नहीं है, ये इसको फिशर ने बताया था। देखो फिशर ने इसकी संरचना दी थी और वो मैं बता देता हूँ। देखो सर फर्स्ट नंबर कार्बन होगा एल्डिहाइड समूह, कैसा होगा एल्डिहाइड, फिर दूसरा कार्बन OH होगा इस तरफ और ये H होगा इस तरफ, फिर तीसरे कार्बन में भी देखो OH इस तरफ होगा और H इस तरफ होगा, चौथे कार्बन में देखो H इस तरफ होगा और OH इस तरफ होगा। सॉरी देखो मैं वापस बता देता हूँ, ये अपन आगे देख लेंगे इसकी संरचना को, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो ये रहा। देखो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता चली कि देखो फर्स्ट नंबर कार्बन C डबल बॉन्ड OH, दूसरा कार्बन जो होता है जिसमें OH देखो ये राइट साइड में है और H ये है। तीसरे कार्बन में ध्यान रखना फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तीसरा कार्बन ध्यान रखना, ऊपर से तीसरा कार्बन में वापस फर्क आएगा, H इस तरफ है और OH इस तरफ है। और अब ध्यान रखना चौथे और पांचवें में कोई फर्क नहीं, दोनों OH एक साइड है, COH OH और ये H जुड़ जाएंगे, H जुड़ जाएंगे और वापस छठा कार्बन CH2OH। इस प्रकार इसकी संरचना है। ये फिशर ने बताई थी, किसने बताई थी, फिशर ने, इसलिए इसको फिशर संरचना भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, फिशर संरचना। फिर आगे पता चला कि ये 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड समूह तो देता है। शिप टेस्ट भी नहीं देता है, ये भी एल्डिहाइड समूह देता है। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी एल्डिहाइड देता है, लेकिन ये नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं CHO फ्री नहीं है। क्या नहीं है, फ्री नहीं है। इसका मतलब CHO फ्री नहीं है तो कौन सी संरचना बनाएगा, चक्रीय संरचना बनाएगा, जो फिशर ने बताई थी। और ये चक्रीय संरचना 1 नंबर में पूछ सकता है, जिसको बनाना सीखना आना चाहिए। तो अब देखो, अब साइक्लाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़नी है ग्लूकोज की, साइक्लिक संरचना पढ़नी है। साइक्लिक संरचना पढ़ने से पहले देखो एक अल्फा ग्लूकोज होता है, एक बीटा ग्लूकोज होता है, क्या फर्क है दोनों में देख लेते हैं। कि अभी अपन देखेंगे कि इसमें देखो ये कैसे बॉन्ड बनता है। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो आगे कहीं देखो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को समझना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी कैसे, C डबल बॉन्ड O। ये अगर आप 2 मिनट देख लोगे ना, तो मेरी गारंटी है आप कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में फेल नहीं होगे। देखो ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना है। 2 नंबर कार्बन में OH इस तरफ है, H है। 3 नंबर कार्बन में मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज आएगा OH, ये 3 नंबर कार्बन में एंटी क्लॉकवाइज, 4 नंबर फिर क्लॉकवाइज ही है और 5 नंबर भी क्लॉकवाइज ही है और 6 नंबर CH2OH। अब ये क्या करेगा कि ये CHO ग्रुप फ्री नहीं रहेगा। फ्री नहीं रहेगा तो देखो कैसे कि ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। और 6 मेंबर्ड रिंग होती है स्टेबल होती है। क्या होती है, स्टेबल होती है। अपन पढ़ के आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। अब होगा क्या, देखो कैसे बनेगा। देखो इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, क्या उपस्थित है, लोन पेयर। इसको डोनेट करने हैं भाई। क्यों करने हैं, क्योंकि रिंग बनानी है। लेने वाला कौन होगा, तो कोई कार्बन होगा जिसके पास ये देखो पाई बॉन्ड उपस्थित है, ये कमजोर है। इस वजह से इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल क्या है, नेगेटिव। ये चाहेगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन वाला है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो 5 बॉन्ड हो गए तो 1 बॉन्ड टूटेगा और ये टूट जाएगा। जब ये डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+। और यहाँ पर O- है तो ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो देखो क्या बना, देखो इस ये संरचना कैसे बनी, देखो C, ये OH बन गया, ये H बन गया। और यहाँ से इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन जो है कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर कार्बन से। कितने नंबर कार्बन से, काउंट कर लो। देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर वाला अटैक करेगा तभी 6 मेंबर्ड बनेगी, है ना। तो ये 5 नंबर वाला कार्बन है और ये 1 नंबर वाला कार्बन है। अब वापस बाकी जो है वो हुबू लिख दो, इन्हीं में फ़र्क आया 1 और 5 में, बाकी कहीं में फ़र्क नहीं है। देखो 2 वाला हुबू लिख देता हूँ। 2 वाला देखो ये OH है और ये H है। 3 वाला देखो ये H है और ये OH है। 4 वाला ये OH है और ये H है। और 6 वाले में क्या हुआ कि ये कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये इधर हाइड्रोजन है, इस पर जुड़ा हुआ है CH2OH। ये अगर ये OH देखो इसके अंदर है, रिंग के अंदर, पहला कार्बन वाला OH इस रिंग के अंदर है, तब ये अल्फा है। क्या है, अल्फा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और यदि ये OH इस तरफ आ जाए तब ये कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो कि यदि OH बाहर आ गया तब ये बन गया बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। और यदि ये OH इसके अंदर है तब ये बन गया अल्फा। और अल्फा 36% होता है, बीटा क्या होता है 64%। इसका मतलब बीटा ज़्यादा स्टेबल है, जिसका मैं आगे बताऊंगा कारण। बीटा ज़्यादा स्टेबल, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और C1 कार्बन और C5 कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो C1 पर अटैक करेगा और कौन सी रिंग बनाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार बनाई हुई है जो भी मैंने संरचना में आपको बनाई थी। और ये अल्फा और जो बीटा होते हैं वो एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनोमर्स होते हैं।
ठीक है, क्योंकि समावयवी कह सकते हैं, एनोमर का मतलब एक तरीके से समावयवी हो गया, तो ये समावयवी हैं एक दूसरे के, समावयवी को एनोमर कहते हैं। अब ये इसकी चक्रीय संरचना बनी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये कैसे बनी है ये अभी अपन देखेंगे, इसको समझेंगे। और ये मैंने अभी आपको समझाया है। अब इसमें देखो, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको अब साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाने की ओर जा रहा हूँ। मैं इसमें अब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए मुझे देखो आपके पास इरेजर चाहिए। तो देखो अब आपको यहाँ ये समझना है कि देखो मैं इसको नहीं मिटा रहा, देखो जो मेरे काम का नहीं है मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ, जो मेरे काम का है उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी को मिटा रहा हूँ। देखो अब आपको समझना है कि कैसे इसमें ये काम करेगा। देखो अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। देखो ये दिया हुआ है, अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो 6 मेंबर रिंग है, इस प्रकार बनेगी। फ्यूरेन के हिसाब से बनेगी। ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ ये फ्यूरेन है। देखो ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन हो गया, ये 5 नंबर कार्बन हो गया, छठवां ऑक्सीजन है। तो जिसमें देखो ये 1 नंबर कार्बन, इधर नंबर देता हूँ 2 3 4 5 और ये 6 नंबर ऑक्सीजन। अब देखो 1 नंबर कार्बन में OH इस तरफ है, H इस तरफ है, तो अपनों को क्या करना है इसमें, देखो टोटल हमें 2 बॉन्ड और लगाने हैं। तो इस प्रकार मैं बना देता हूँ इसकी संरचना को, ये 2 बॉन्ड और लगेंगे। अब ध्यान रहे कि इसमें H ऊपर लगेगा, OH नीचे लगेगा। तो मैं आपको जादुई ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना इसकी चक्रीय संरचना में कि OH यदि आपको देखो इस रिंग के अंदर दिख रहा है ये, तो जो रिंग के अंदर है वो नीचे लटकेगा, ठीक है, जो इसके अंदर है वो नीचे की तरफ लटकेगा। तो देखो इसमें OH रिंग के अंदर है तो इसमें नीचे लटका दो, और दूसरी तरफ H है लगा दो। दूसरे कार्बन पर चलो, दूसरे कार्बन में भी OH इस रिंग के अंदर है तो OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो। तीसरे कार्बन पर चलो, तो देखो तीसरे कार्बन में H नीचे की तरफ है तो ये लो H नीचे की तरफ हो जाएगा, तो OH ऊपर की तरफ हो जाएगा। चौथे कार्बन में चलो वापस OH नीचे है तो ये लो OH नीचे हो गया, H ऊपर हो गया। अब पांचवें कार्बन में देखो एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा CH2OH है। तो हमें पता है अगर रिंग के अंदर CH2OH ले जाएंगे तो वो स्टेरिक इंटेंस करेगा, तो ये CH2OH मान लेते हैं। छठवां कार्बन नेता है, नेता हमेशा ऊपर बैठ के भाषण देता है, इस वजह से इसको ऊपर रखा है, और ये H हो गया। इस प्रकार ये इसकी क्या हो गई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना किसकी है, देखो OH अंदर है तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की, किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज की है, किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज की, किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज की। ऐसे ही आपके अपन देखेंगे कि अपन को बीटा की बनानी होगी, तो देखो ये OH बाहर आ जाएगा तो ये OH यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। देखो अगर इन दोनों को एक दूसरे को फ्लिप कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, मेरा बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार देखो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये अल्फा डी ग्लूकोज की है, जिसमें 1 नंबर कार्बन HOH फिर OH फिर वापस HOH, ये CH2OH, इस प्रकार ये बनाई हुई है। इसको आप 2 मिनट अगर देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इसको कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये देखो अल्फा और बीटा में कुछ फ़र्क नहीं है, अल्फा में इस प्रकार है और बीटा में इस प्रकार है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था ग्लूकोज और गलेक्टोस, तो ग्लूकोज और गलेक्टोस में क्या फ़र्क था, वो C4 एपीमर्स थे और ये C1 एपीमर्स हैं अल्फा बीटा, बस और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और ये इनकी साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बनानी सिखा दी है। और देखो म्यूटा रोटेशन, एक शब्द बता देता हूँ, ये 1 नंबर में आ सकता है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब होता है समझना एक बार। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को कितने डिग्री एंगल से घुमाएगा कोई भी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर आपको पता है अल्फा फॉर्म भी होगी और कौन सी फॉर्म होगी, बीटा। प्योर अल्फा फॉर्म तो घुमाती है, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज 112 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाती है। अल्फा फॉर्म जो होती है वो 112.2 डिग्री क्लॉकवाइज। बीटा फॉर्म भी क्या करती है, 18.7 डिग्री घुमाती है क्लॉकवाइज। अगर दोनों मौजूद रहेंगे तो ये बाउंड पॉइंट कितने डिग्री घुमाएगी, 60 डिग्री PPL घुमाएगी, ठीक है। इसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। बस ध्यान रखना कि अगर 1 नंबर एबेसेदे में वैकल्पिक क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितने डिग्री से घुमाता है, तो बाउंड पॉइंट शायद केवल अल्फा पूछे तो 112, केवल बीटा पूछे तो 18, इससे ज़्यादा इसमें कोई याद नहीं रखना। फिर आ जाते हैं फ्रेक्टोज। फ्रेक्टोज आपको पता है फल शर्करा भी होती है, फलों में और शहद में पाई जाती है, तो इनको फल शर्करा भी कहते हैं। इस वजह से मैंने फल के डायग्राम बनाए रखे हैं। और पहली बात ये किट्टो एक्सोस होता है, और लेवोस का मतलब लेवो रोटेटरी होता है, इसमें माइनस आपको शब्द देखने को मिलेगा। जैसे ग्लूकोज प्लस था वो क्लॉकवाइज घुमाता था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है PPL को। इसमें देखो 2 नंबर कार्बन पे CO जुड़ा हुआ है, समझना। देखो इसमें फर्स्ट नंबर कार्बन वही CH2OH, और इसमें 2 नंबर कार्बन पे किट्टो समूह जुड़ा हुआ है। फिर वापस 3 नंबर कार्बन, हमने कहा था देखो 3 नंबर कार्बन में चेंज आएगा, इसमें भी आया है, कोई फर्क नहीं, HOH आया है उसी तरह। फिर देखो 4 नंबर कार्बन भी OH है, H है, 5 नंबर कार्बन भी OH और H है, और 6 नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक
4 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में कोई फ़र्क नहीं है ग्लूकोज और फ्रेक्टोज में। फ़र्क केवल फर्स्ट और दो कार्बन में है। एक तो इसमें कीटो समूह सेकंड में जुड़ा हुआ है और ये CH2OH है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखो ये OH है, इस वजह से ये D है, क्योंकि D में OH जो है वो इस साइड होएगा बस, और कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं। 5वें कार्बन में OH यदि राइट साइड मिले तो वो D होता है। ठीक है, प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज घुमाने वाला, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ग्लूको फ्रेक्टोज के आगे भी D लग रहा है। तो D कैसे लग रहा है कि 5वां कार्बन जो है राइट साइड है, ग्लूकोज में भी D लग रहा था, फ्रेक्टोज में भी D लगेगा, लेकिन ग्लूकोज तो था प्लस में और फ्रेक्टोज D हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेक्टोज में वही है कि 5 कार्बन जो है इस 2 नंबर पे अटैक करेगा, अब और तो क्या रहेगा। और अगर OH अंदर रहेगा तो वही है अल्फा फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, बीटा फॉर्म हो जाएगी जब OH बाहर आ जाएगा। सेम है सेम, वैसा जैसे अल्फा के साथ ग्लूकोज के साथ होता है, वैसा का वैसा फ्रेक्टोज के साथ हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सामने डायग्राम बनाया हुआ है कि देखो ये जो ऑक्सीजन लॉन पेयर जो है ये इसने इस कार्बन पर अटैक किए हैं, तो ये H प्लस इस OH के साथ चला गया और ये CH2OH हुबहू जुड़ गया, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ये देखो कितने मेंबर रिंग है, तो ध्यान रहे देखो कि ये 5 मेंबर रिंग है। कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और वो अपनी कितनी मेंबर रिंग थी, 6 मेंबर रिंग थी। बस इतना फर्क है कि फ्रेक्टोज जो होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे किट्टो इसमें समूह होता है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग है। तो इसमें आपको ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड नंबर कार्बन है, ये फोर्थ नंबर कार्बन है, ये फिफ्थ नंबर कार्बन है और ये सिक्स नंबर कार्बन है। इस प्रकार आपको दिखाना है। और वही है कि ये देखो बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म में देखो OH बाहर की तरफ होगा तो देखो ये OH ऊपर लगा दिया। इसमें देखो H अंदर की तरफ है तो H नीचे हो गया। इसमें देखो OH अंदर की तरफ है, ये OH नीचे हो गया। और इसमें देखो CH2OH हमें पता है नेता है, इसको तो ऊपर रखना है तो ये ऊपर रख दिया। इस प्रकार ये है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी संरचना हो गई है। ठीक है, ये अपन इसकी संरचना बना सकते हैं आसानी से। और ये देखो अल्फा डी, अब देखो फ्लोरेन शब्द कहाँ से है, क्योंकि ये फ्लोरेन से, फ्लोरेन ये होता है, देखो ये फ्लोरेन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी संरचना इससे मैच खाती है तो इसको फ्लोरेन बोलते हैं और कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अल्फा फॉर्म में आपको पता चल गई और बीटा फॉर्म आपको पता चल गई। माइनस आपको शब्द पता चल गया, डी किस वजह से आया पता चल गया। डी का मतलब 5वां कार्बन जो है वो OH राइट साइड पे है और अल्फा बीटा आपको समझ में आ गए हैं, OH नीचे और ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हुआ है। अब ग्लूकोज और फ्रेक्टोज जनरली सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं, तो ये टोलेन अभिकर्मा फेलेन अभिकर्मा को रिडक्शन कर सकते हैं, ये दिखाया हुआ है, ये अपन पढ़ के आ गए हैं। अब आते हैं डाइसेकेराइड, कौन से पे आते हैं, डाइसेकेराइड की तरफ आते हैं। तो अब डाइसेकेराइड कैसे बनेगा, तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ऐसा करते हैं ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपन डाइसेकेराइड, और तब तक आप पार्ट 1 देखना आराम से। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों।